अस्सलाम वालेकुम। नावल मेरे महरमा अस्कलम नूर बानो। 20 दिन बाद। प्लीज़ आहिल, और नहीं पीना, ये बिल्कुल फीका है। वो नैपकिन से होंठों के किनारे खुश्क करते हुए बोली, मगर आहिल ने ज़बरदस्ती सूप का एक और चम्मच उसकी जानिब बढ़ा दिया। इसे मजबूरन दिलावेज को पीना पड़ा। वो दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। पीछे ग्लास फॉल से रोशनी इन दोनों पर गिर रही थी और मीर खलील लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े दोनों को देखकर नरमी से मुस्कुरा रहे थे। आज उनकी पाकिस्तानी वापसी थी। वो जान से पहले दोनों को अलविदा कहना चाहते थे। जब उन्हें दिलावेज के साथ हुए हादसे के बारे में इल्म हुआ तो वो 2 दिन बाद ही बर्मिंघम पहुंच गए थे। बस ये आखिरी चम्मच है दिलावेज। कब से आखिरी चम्मच बोल बोलकर पिलाए जा रहे हो? दिलावेज जिद हुई। प्रॉमिस, ये आखिरी है। मीर आहिल उसकी चिड़ी हुई शक्ल देखकर महफूज हुआ। उसने आखिरी सूप का चम्मच उसे पिलाकर बाउल दोबारा ट्रे में रखा। मीर खलील आहिस्ते से गला खंकार कर लिविंग रूम में दाखिल हुए तो दिलावेज और मीर आहिल दोनों उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। दिलावेज उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जबकि मीर आहिल ने पहलू बदला। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने शफकत से दिलावेज के सर पर हाथ रखते हुए उसका हाल दरियाफ्त किया। अब बहुत बेहतर हूँ चाचू, वो मुस्कुराई। मैंने सोचा एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले तुम दोनों से आखिरी बार मिल लूँ, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो तुम दोनों से। वो किन अखियों से मीर आहिल को देखते हुए बोले, जो सपाट चेहरे के साथ मोबाइल की स्क्रीन घूर रहा था। इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन और ठहर जाते चाचू। दिलावेज के चेहरे पर उदासी बिखर गई। नहीं बेटा, काफ़ी दिन हो गए, फिर हवेली और खेतों की जिम्मेदारियां भी हैं। अब नौकरों पर कितने दिन तक जिम्मेदारियां डाली जा सकती हैं? बस तुम्हें यहाँ पुरसुकून और खुश देखकर मुझे इत्मीनान आ गया है। और वैसे भी बेटी के घर बाप का ज़्यादा दिनों तक रहना मायूब समझा जाता है। वो बोलते बोलते रुके। कैसी बातें कर रहे हैं? आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन सोचता है? और ये घर सिर्फ आपकी बेटी का तो नहीं, बल्कि आपके बेटे का भी है। दिलावेज के तबसरे पर मीर खलील और आहिल ने बर वक्त एक दूसरे की जानिब देखा था। माहौल में गैर मानूस सा तनाव पैदा हुआ, जिसे सिर्फ इन दोनों ने ही महसूस किया था। अपना बहुत ख्याल रखना बेटी, वो जवाब में महज इतना ही कह सके थे। ठीक है चाचू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और जुलेखा चची और रीमा को मेरा सलाम दीजिएगा। काश वो दोनों भी आपके साथ आ जाती तो कितना अच्छा होता। वो नरमी से मुस्कुराए, मगर मीर खलील जवाबन मुस्कुरा न सके। वो बस दिलावेज की शक्ल देखते रह गए। इसका मतलब आहिल ने जुलेखा और रीमा के इंतकाल की खबर दिलावेज को नहीं दी थी। उन्होंने थूक निकला और मीर आहिल की गर्दन में गिल्टी उभरकर मासूम हुई। आए, मैं आपको बाहर गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मीर आहिल फौरन सोफे से उठकर खड़ा हुआ। दिलावेज भी उठने लगी, मगर मीर आहिल ने उसे उठने से मना कर दिया। मीर खलील बमुश्किल मुस्कुराते हुए सोफे का सहारा लेते हुए खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि मीर आहिल ने इतनी बड़ी बात क्यों दिलावेज से छुपाई थी। मीर खलील ने आखिरी बार दिलावेज के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा और उसके गाल को शफकत से छूकर वो लिविंग रूम से बाहर निकल गए। आहिल ने भी उनकी तकलीद की। दोनों के दरमियान पहाड़ जैसी खामोशी थी। मीर आहिल और मीर खलील आगे पीछे चलते हुए बैरूनी दरवाजे तक पहुंचे। बाहर गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। माइकल और शोफर उनके मुंतजिर थे। वो चंद लम्हे यूं ही गाहे बगाहे उसे देखते रहे, मगर मीर आहिल ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने खुद ही बात का आगाज कर दिया। अपना और दिलावेज बेटी का ख्याल रखना आहिल, वो यासियत से बोले। जी रखूंगा, मुख्तसर सा जवाब दिया गया। और साल में एक बार ही सही वक्त निकाल कर गाँव आ जाना, चाहे फासले कितने ही हों। खून की कशिश हमेशा अपनों को खींचती है। देखो, मैं भी तो खींचा चला आया ना इतनी दूर। वो बोल रहे थे और मीर आहिल खामोशी से सुन रहा था। मीर खलील उसकी मुसलसल खामोशी से मायूस हुए तो यासिया से मुस्कुराकर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ बेटा। और ना जाने किस उम्मीद में कह बैठे कि शायद मुकाबिल का दिल मोम हो जाए, मगर मीर आहिल ने उन्हें देखकर उन्हें कोई तासुर नहीं दिया। मुकाबिल की खामोशी लाताल्लुकी का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। अब मजीद रुकने का कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ कहे गाड़ी की जाने पलटने लगा। जब मीर आहिल ने अचानक उन्हें पीछे से मुखातिब किया, वो फौरन पलटे। उनकी बेकरारी और तड़प उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। आहिल मीर खलील को देखकर मुस्कुराए तो जवाबन वो भी मुस्कुराए। दिल में एक आस सी पैदा हुई। 1 मिनट चाचू। मीर आहिल के मुंह से बरसों बाद लफ्ज चाचू सुनकर उनकी बूढ़ी आंखों में नमी उभरने लगी। कहीं जो कहीं जो कुछ टूटा हुआ सा था फिर से जुड़ने लगा। माइकल। मीर आहिल के मुखातिब करने पर माइकल ने कुछ फाइल्स और कुछ एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स मीर आहिल की जानिब बढ़ाया। मीर खलील ने बस एक लम्हे के लिए आहिल के पास खड़े उस शख्स को आंखें सिकोड़कर गौर से देखा। जवाबन माइकल ने भी मीर खलील को लम्हे भर के लिए नजर उठाकर देखा था। अचानक दोनों के इर्द गिर्द फ्लैश बैक की रोशनी फैल गई और इस रोशनी में दोनों किरदारों के नक्श धुंधला गए। क्या था मीर खलील और माइकल के दरमियान? कोई राज? मतलब अभी एक खुलासा होना बाकी था। माइकल और उसके किरदार लिखने वालों का खुलासा। अगर हम इस लम्हों को चंद सेकंड्स के लिए पोज करके दोबारा 10 साल पीछे माजी में लौट कर जाएं तो तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे।
जलाली मेरा बेटा टूट चुका है और ऐसे हालात में मैं उसे अनजान मुल्क में अनजान लोगों के दरमियान तनहा नहीं छोड़ सकता। इसलिए अपना बेटे माँ से कहो कि वो मीर आहिल के साथ जाए, उसका ख्याल रखे और ध्यान रहे जलाली, मीर आहिल को कभी भी इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि मास कौन है, उसकी हकीकत क्या है। मीर खलील ने हुक्के का कश बढ़ते हुए जलाली के बगल में खड़े उस कम उम्र लड़के को गौर से देखा जो भी कुछ दिन पहले तुर्की से अपना मास्टर्स मुकम्मल करके आया था, जिसने जवाबन मीर खलील के धुएं की आड़ में महज एक नज़र देखा था और फ़ौरन नज़रें झुका दी थीं। मीर खलील के बहुत से एहसानात थे उन पर, अब उन एहसानों का बदला चुकाने का वक्त था। ये आपकी अमानत। वो मीर अहिल की आवाज़ पर चौंक के इर्द गिर्द बिखरी रोशनी गायब हो गई। 10 साल का फासला सेकंड में सिमट आया। वो चंद फाइल्स मीर खलील की जानिब बढ़ाते हुए तामील से बोल रहा था। ये क्या है? मीर खलील के माथे पर बल पड़े। उन्होंने मुस्तफिदाना निगाहों से पहले कागजात और फिर आहिल को देखा। ये खेत और हवेली के कागजात हैं, अब से आप इन सब के मालिक हैं। मीर खलील को लगा शायद उन्हें सुनने में गलती हुई है, मगर ये सब तो रहमान भाई का है। बीजान और बाबा जान ने सब कुछ उनके नाम कर दिया था। वो उलझन का शिकार हुए। मीर खलील की बात सुनकर मीर आहिल उनके दरमियान उनकी आंखों में झांकते हुए एक सीढ़ी नीचे उतरा। अब वो दोनों आमने सामने एक बराबर खड़े थे। बजा फरमाया आपने चाचू, दादा जान ने सब कुछ अब्बू जी के नाम ही किया था। मगर वो रुका। मगर मीर खलील ने बेकरारी से कहा, मगर अब्बू और अम्मी ने ये सब आपके नाम कर दिया था। ये इंकशाफ था या कुछ धमाका? मीर खलील का जहन माजी के अंधेरों में घूम गया। मीर आहिल ने चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा। क्या हुआ चाचू? उसने अब की बार लफ्ज़ चाचू पर कदरे जोर देते हुए कहा तो वो ज़रा सा चौंके। उन्होंने सर नफ़ी में हिला दिया। उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। वो बस धुंधली आंखों से फाइल्स को तके जा रहे थे। ख्याल से जाइएगा, उसने मीर खलील के हाथों से फाइल्स थमाते हुए कहा और आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वो सर असबात में हिलाते हुए खामोशी से बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गए और फाइल्स अपनी गोद में रख लीं। आहिल ने आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया और पलटकर माइकल को मुखातिब किया। मीर खलील की आंखों से चंद आंसू के कतरे निकलकर फाइल्स के ऊपर रखे लकड़ी के बॉक्स पर गिरे थे। उन्होंने चौंक कर लकड़ी के डिब्बे को देखा। आंसुओं की वजह से उनकी आंखें चुंधिया गई थीं। मीर खलील ने हथेली से आंखें रगड़ते हुए शीशे से बाहर एक नज़र मीर आहिल पर डाली जो अब माइकल से महज गुफ्तगू था। उन्होंने बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर एक तहशुदा सफ़ेद मखमली रुमाल रखा हुआ था। उन्होंने जैसे ही रुमाल खींचा तो कोई चीज़ फिसल कर उनके कदमों में जा गिरी। वो थोड़ा सा झुके और नीचे सीट के पास इधर उधर हाथ मारने लगे। चंद सेकंड्स की मुशक्कत के बाद वो चीज़ उनके हाथों में आ गई। छूने से वो कोई पत्थर मालूम होता था। जैसे ही उन्होंने वो पत्थर उठाकर देखा, उनकी सांसें साकिन हो गईं। धड़कनों की रफ्तार मध्यम हुई। दुनिया की हर शय ऊपर नीचे हो गई। वो फिरोज़ा था उनकी अंगश्तरी का वो रंग, वो नग जो बरसों पहले कहीं खो गया था। कहाँ खोया था ये मीर खलील खुद भी नहीं जानते थे। एकदम आस पास का मंजर बदलता चला गया और कान के पर्दे सुन हो गए। आंखों की पतलियों पर माजी की वो खौफनाक शाम किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। उस खामोशी में किसी ने गाड़ी की शीशी पर उंगली से दस्तक दी। वो मीर आहिल था। शोफर ने बटन दबाकर पीछे का शीशा नीचे कर दिया। मीर खलील भीगी आंखों में शर्मिंदगी समेटे पत्थर को देख रहे थे, यूं जैसे आज के बाद वो कभी कुछ और देख नहीं पाएंगे। मीर आहिल ने झुककर एक नज़र उनके हाथ में मौजूद उस नीले पत्थर को देखा था जो इस वक्त अपने हकदार के कब्जे में था। आपने दुरुस्त कहा था, खून में बहुत कशिश होती है। फासले चाहे जितने भी हों, खून की कशिश हमेशा अपनों तक खींच लाती है। फिर ऐसा क्या हुआ था चाचू जो आपका खून सफ़ेद पड़ गया? आहिल ने मीर खलील की शक्ल देखते हुए इस्तफसार करने वाले अंदाज में कहा। मैं 10 साल सोचता रहा मगर मुझे जवाब नहीं मिला। मीर आहिल खिड़की पर झुका पुरसुकून आवाज़ में बोल रहा था और मीर खलील की समातें साई साई करने लगी थीं। मगर फिर एक रात ऐसी आई मेरी ज़िंदगी में जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने सिया को सिया और सफ़ेद को सफ़ेद कर दिया। उस रात ने मुझे मेरे तमाम सवालात के जवाब दे दिए। और आज जब मैं आखिरी बार बीजान की गोद में सर रखकर सोया था, वो रुका और मीर खलील की धड़कनें भी रुक गईं। पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी शाम, कोई ऐसा पहर नहीं था जब मैं अपने माँ बाप को याद करके नहीं तड़पा। ये चंद साल अजाब की मानंद गुजरे थे मुझ पर। आहिल की आंखें नम हुई। लेकिन गलती आपकी नहीं है। आपके तो महज नाम में मीर था मगर रगों में मीरों का खून नहीं था। और कुछ क्षण से टूटा था मीर खलील के अंदर, वो जिसकी आवाज़ सिर्फ मीर खलील और आहिल सुन सकते थे। उन्होंने नज़र उठाकर आहिल की जानिब नहीं देखा। वो हुनूस सामने देखते रहे। आंसू के कतरे टिप टिप उनके गाल पर बह रहे थे मगर आहिल रुका नहीं। थे तो आप एक मामूली से माली के बेटे जिसे तर्ज खाकर भी जाने गोद लिया था, मोहब्बत दी थी, अपना नाम दिया था। वो ठहर ठहर कर गहरी आवाज़ में कह रहा था और मीर खलील के आसाब शल हो गए थे। एक एक लफ्ज़ उन पर चाबुक की तरह बरस रहा था।
महज दौलत के लिए आप इतना गिर गए? मीर खलील ने कर्ब से आंखें मींची। मगर मैं अब भी इतना बेवकूफ़ हूँ कि अगर आप एक बार, बस एक बार कह देंगी कि ये सब आपने नहीं किया तो मैं आंख बंद करके आपकी बात का एतबार कर लूँगा। मैं ये मान लूँगा कि आपकी अंगेष्टरी का नग अब्बू अम्मी की लाश के पास मिलना महज एक इत्तेफाक था। मैं भूल जाऊँगा हमारे दरमियान में आए इन 10 सालों को, या फिर बुलाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वो दिल बर्दाश्ता हुआ। मीर खलील की खामोशी से अंदर से तोड़ रही थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। उनकी खामोशी देखकर मीर आहिल ने कर्ब से होंठ आपस में मसलते हुए नजरें फेर लीं। दिलावेश को मत बताना कि मैं, उनकी आवाज़ किसी खाई से निकली थी। मीर आहिल के दिल पर किसी ने जोर से घूंसा मारा था। ऐसा लग रहा था किसी ने सीने से दिल नोच लिया हो उसका। आप दिलावेश की फिक्र मत करें, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। वो चाचू जिसमें वो अपना बाप को देखती है, उनके हाथों में अपने ही भाई का खून है। वो भाई जिसने ये जानते हुए कि आप उनके सगे भाई नहीं हैं, फिर भी बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको ये ना लगे कि आपके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हुई है। आहिल ने मीर खलील का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें टोक दिया। आसमान का रंग बदल गया था। बादल शोर करने लगे थे। आपको ये दौलत और पहाड़ जैसी तन्हाई मुबारक हो मीर खलील। ये कहकर वो पीछे हट गया और शोफर ने शीशा ऊपर चढ़ा लिया। मीर खलील ने फिरोज़ा को मिट्टी में जोर से दबाते हुए सर पीछे गिरा दिया। शोफर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ाई थी और मीर आहिल बहुत पीछे छूट गया था। मीर खलील ने आज सिर्फ बेटा नहीं बल्कि अपना दोस्त, अपना सबसे मजबूत बाजू खोया था। इक़्तिदार की इस जंग में एक बार फिर रिश्ते हार गए थे। वो दोनों जैसे ही लिविंग रूम से निकले, जूलियाना चंद सेकंड्स बाद जूस का गिलास थामे अंदर दाखिल हुई थी। दिलावेश ने जूस का गिलास को देखकर बेजारी सी शक्ल बनाई तो जूलियाना हंसने लगी। तुम्हें और आहिल को और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? वो जिद हुई। इतने दिनों से मुसलसल बीमारों वाला खाना खा खा कर और जूस पी पी कर वो उकता गई थी। दिलावेश, बच्चों जैसी बातें मत करें और खामोशी से ये पूरा जूस का गिलास खत्म करें। शाबाश। वो कमर पर हाथ रखते हुए चुटकी बजाकर बोली। अच्छा, और अगर नहीं किया तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, दिलावेश ने तेवर दिखाया। ठीक है, मैं भी मीर सर को आवाज़ लगाती हूँ। वो दोनों हाथों के मुंह गिर्द प्याला बनाते हुए चिल्लाने की अदाकारी करने लगी तो दिलावेश ने उसे फौरन टोका। अच्छा अच्छा रुको, मीर सर की चमची क्या हर वक्त उनकी धमकी देती रहती हो? पीती हूँ, सब्र करो, पहले सूप तो हजम होने दो। उसने हनकारा भरा तो जूलियाना मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। क्या ही कर रही हो? वो अब भी गुस्से से जूलियाना को घूर रही थी। उसका कसूर नहीं था। एंटीबायोटिक्स खा खा कर उसका मुंह का जायका ही इतना कड़वा हो गया था कि मीठी चीज़ भी उसे जहर लगती थी। बादल नखास्ता उसने जूस का गिलास गट गट अपने अंदर उंडेल दिया। गुड गर्ल, जूलियाना ने उसके हाथ से जूस का गिलास लेते हुए प्यार से कहा तो वो ज़रा सा मुस्कुराई। अब आपको अपने रूम में चलना चाहिए। वो गिलास सेंटर टेबल पर रखते हुए दिलावेश को सहारा देकर सोफे से उठाने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों दिलावेश के बेडरूम में मौजूद थीं। थैंक्स जूली। इन 20 दिनों में जूलियाना ने उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक अच्छे दोस्त की तरह उसने दिलावेश का बहुत ख्याल रखा था। प्लीज़, मैंने जो किया हमारी दोस्ती की खातिर किया। थैंक यू बोलकर इसकी वक़्त कम मत करें। वो चादर दिलावेश के पैरों पर फैलाते हुए बोली तो जवाबन दिलावेश मुस्कुराई। आप आराम करें, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाइएगा। उसकी बात पर दिलावेश ने महज सर हिला दिया। वो चली गई तो दिलावेश कुछ पल दरवाजे को तकती रही, फिर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का दराज खोला और उसमें रखी भूरे रंग की डायरी उठा ली। पहले सफ़े पर इल्हान का नाम लिखा था। दिलावेश ने यासियत से उसके नाम पर अपनी उंगली फेरी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। दिल के खामोश कमरे में अनगिनत यादों ने एक बार फिर से सर उठाया था, मगर जैसे ही उसे जूलियाना के कदमों की चाप सुनाई दी, उसने फ़ौरन डायरी बंद करके चादर के नीचे खिसका दी। ये ले आपकी दवाइयाँ। जूलियाना ने ट्रे साइड टेबल पर रखा और चंद गोलियाँ और कैप्सूल निकालकर दिलावेश की हथेली पर रखी, जिसे दिलावेश ने पानी की मदद से हलक में उतार ली। जूली, वो जाने लगी तो दिलावेश ने आवाज़ देकर उसे रोका। जी दिलावेश। वो फ़ौरन पलटी। वो मेरे बुक लॉन्च इवेंट की क्या अपडेट है? वो पूछना कुछ और चाहती थी, मगर बात का रुख दूसरी जाने मोड़ दिया। सारे इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अब आपके ठीक होने का इंतज़ार है। बस आप जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाएं। उसकी बात पर दिलावेश मायने के अंदाज में मुस्कुराई। ओके मैडम, जो आपका हुक्म। दोनों के दरमियान मुस्कुराहट का तबादला हुआ। जूलियाना कमरे से गई तो दिलावेश ने चादर के नीचे से डायरी निकालकर वापस दराज में रख दी और आंख मूंदकर दोबारा लेट गई। सुबह का वक्त था और इस वक्त पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में था। इस सन्नाटे में एक अधेड़ उम्र शख्स सियाह सूट में मलबूस एक कब्र के आगे खड़ा था। उसके अकब में चंद फासले पर तकरीबन 30 से 35 साल का एक और शख्स भी मौजूद था। कब्र एक कदीम तनावर दरख्त के साए में बनी हुई थी। ऐना औरंगजेब बिनते औरंगजेब आलमगीर।
औरंगजेब आलमगीर ने तख्ती पर दर्ज नाम पढ़कर करब से आंखें बंद कर लीं। आंखों की पुतलियों पर वो लम्हा उभरा जब उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार अपने गले से लगाना चाहा था, पर उनके हाथ में महज टुकड़े ही आए थे। हवाओं के जोर से पत्तों में सरसराहट सी पैदा हुई थी। इर्द गिर्द दूर दूर तक पुरअसरारियत सी फैल गई थी। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो पलटे तो उनका सेक्रेटरी चार्ली उन्हें तशवीश भरी निगाहों से देख रहा था। चार्ली, मैंने तुम्हें एक काम दिया था करने को। औरंगजेब के इस्तफसार पर उसने अपना सर इस बात में हिलाया। जी सर, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? आपने ये सब बहुत मेहनत से कमाया है। वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा। वो एक अरसे से औरंगजेब आलमगीर के साथ बतौर पर्सनल सेक्रेटरी काम कर रहा था। चार्ली ने उनकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, मगर आज से पहले उसने औरंगजेब आलमगीर को इतना बेबस और बेसहारा नहीं देखा था। उनकी शख्सियत में पाए जाने वाले वक़ार और खुद एतमादी चकनाचूर हो चुकी थी। औलाद के गम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। मैंने इतनी दौलत अपने लिए नहीं कमाई थी चार्ली, उनके लहजे में दर्द था। मेरा बेटा मेरी शक्ल नहीं दिखना चाहता। मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है। मैं तन्हा हो गया हूँ। अब किस काम की है दौलत? क्या मैं पैसों से अपनी तन्हाई दूर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सारा कसूर इस दौलत का है। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करके उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकूंगा, मगर मैं गलत था। देखो अब क्या हो गया। मेरी दौलत कमाने की लत ने मुझे खाली हाथ कर दिया है। औरंगजेब ने अपनी खुली हथेलियों को देखा। काश मैना को बात बात पर क्रेडिट कार्ड थमाने के बजाय उसके हाथ में अपना हाथ थमाता और उसकी हर नाजायज़ फरमाइश पूरी करने के बजाय उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाता, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। उनकी आवाज़ भीग गई थी। एक बाप अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात रोबोट की तरह काम करता है, मेहनत तो मुशक्क़त करता है और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है, मगर इन तमाम कोशिश और मुशक्क़तों के दरमियान वो ये बात भूल क्यों जाता है कि तमाम तरह आसाइशात जो वो अपने बच्चे को दे रहा है ये महज दुनियावी हैं। आखिरत में ये चीज़ें उसके किसी काम नहीं आएंगी। माँ बाप अपनी औलाद को सबसे कीमती चीज़ अपना वक्त और अच्छी तरबियत दे सकते हैं, वो तरबियत जो उन्हें इस दुनिया और आखिरत में काम आएगी। काश माँ बाप ये बात समझ जाएं कि ख्वाहिशात पूरी करना तरबियत करना नहीं होता। बच्चों के साथ वक्त गुजारना, उन्हें सही गलत की तालीम देना, उनकी तरबियत करना होता है। फिर यही माँ बाप बाद में रोते हैं ये बोल कर के हमने अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे बच्चे नाफरमान हैं। जब बच्चा रोए तो उसे सीने से लगाना चाहिए, ना कि उसके हाथ में मोबाइल थमा देना चाहिए। लेकिन सर, आप नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं? आप मिस्टर इल्हान से बात करें, वो ज़रूर आपकी बात को समझेंगे। उसकी बात पर औरंगजेब की आंखों में रंज के आंसू चमके। उसकी ये नाराज़गी वजह है चार्ली। मैं बाहैसियत एक बाप नाकाम हो गया हूँ। मैंने बड़ा जुल्म किया है अपने बच्चों पर, उनको वक्त ना देकर। पता नहीं मेरे दिल का ये गम कब हल्का होगा, और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि किसी से नज़रें मिला सकूं। मैं बस इस शहर से दूर, इस शोर से कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। चार्ली बेचैन हुआ। मैं भी आपके साथ चलूँगा सर। मेरे मुश्किल वक्त में आपने मेरी बहुत मदद की, अब आपके मुश्किल वक्त में मुझे आपके साथ होना चाहिए। औरंगजेब नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए यासियत से मुस्कुराए। तुम्हारी फ़िक्र का शुक्रिया, मगर अब आगे का सफ़र मुझे तनहा ही तय करना है चार्ली। तुम जवान हो, अक्लमंद भी हो, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसकी हौसला अफजाई की। लेकिन सर, उसने कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने चार्ली को दरमियान में टोक दिया। मैं मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहता, बस ये रखो, तुम्हारे काम आएगा, और वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी और एक चेक उसकी जानिब बढ़ाया। नहीं सर, मैं ये नहीं रख सकता। चेक और गाड़ी की चाबियाँ लेते हुए उसे खजालत महसूस हुई। औरंगजेब ने बिना कुछ कहे चाबी और चेक उसकी कोट की साइड पॉकेट में डाल दिया और चुपचाप उसके बगल से निकलकर आगे बढ़ गए। चार्ली ने खामोशी से मुड़कर औरंगजेब को कब्रिस्तान का दरवाज़ा अबूर करते हुए देखा। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में आखिरत कमाने के लिए भेजा है, मगर इंसान आखिरत छोड़कर दुनिया में बाकी हर चीज़ कमाता है। अगर इंसान दुनिया में भेजे जाने का मकसद जान ले तो दुनिया को नफरत की निगाहों से देखे और दिन रात बस अपनी कब्र को ही याद करता रहे। लेकिन ये इंसान गफलत की नींद में इस तरह से मुब्तला है कि कभी कभी अपने ऊपर नाजिल होने वाली आजमाइशों को भी नज़रअंदाज कर देता है। औरंगजेब आलमगीर नहीं जानते थे कि अब वो आगे की ज़िंदगी कैसे बसर करने वाले थे, और तनहा ज़िंदगी गुजारने का कोई जवाब था भी नहीं। मगर वो बुज़दिल नहीं थे। जो गलतियाँ उनसे हुई थी उनका अब अजाला तो मुमकिन नहीं था, मगर ज़िंदगी जब तक थी तब तक अपनी गलतियों से सीख कर उन्हें मज़ीद ना दोहराने की कोशिश तो की जा सकती थी। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आए थे और कब्रिस्तान की कहीं पीछे रह गया था। वहाँ उनका कोई अपना सो रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि पीछे पलटकर देखने से इरादे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे।
मीर आहिल जब कमरे में आया तो दिलावेश सो रही थी। उसने आहिस्ते से कमरे का दरवाज़ा मुक़फ़िल किया और खामोशी से बैल्कनी में जाकर खड़ा हो गया। सूरज की छुआएं दिन ढलने के साथ साथ नरम पड़ रही थी। इस वक्त उसका जहन बिल्कुल खाली था। दिल में कोई जज्बा नहीं था, ना उसे किसी के जाने का दुख था और ना किसी बात की खुशी। वो दूर उफक पर सूरज को आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होता देखता रहा। बादल धीरे धीरे रंग बदल रहे थे। चरिंद परिंद अपने आप आशियाने को लौट रहे थे। अचानक उसके कोरे जहन के फर्श पर यादों के कदमों की चाप सुनाई देने लगी और वो माजी की एक याद में पलट गया। बेटे, कल तेरा और दिलावेश का निकाह है। वो कमरे का दरवाज़ा मुक़फ़िल करके बीजान के कदमों में आकर बैठ गया। जी बेजान, मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि आप क्या कहने वाली हैं। यही कि दिलावेश का ख्याल रखना, उसको कभी कोई दुख मत देना, वगैरह वगैरह। वो उनकी गोद में सर रखते हुए बोला। दिलावेश की जाने बेजान का झुकाव देखकर कभी कभी मीरा आहिल को बहुत ज़्यादा कोफ्त होने लगती थी। उसकी बात पर बीजान हल्का सा हंसी। मुझसे ज़्यादा तो आपको अपनी पोती की फिक्र रहती है, हालांकि हमदर्दी का असल हकदार तो मैं हूँ। बलि का बकरा जो बनाया जा रहा है मुझे, वो मुज़हका खैस लहजे में बोला, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। जब काफ़ी देर तक बीजान ने उसकी बात पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया तो उसने सर उठाकर उनके नूरानी चेहरे को देखा। उनकी आंख में नमी थी और होंठों पर एक उदासी मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या हुआ बीजान? वो संजीदा हुआ। किस्मत कब किस पर रहम करती है बेटा। इस हवेली में गुजारा हुआ हर पल दिलावेश पर पत्थर की तरह भारी गुजरा है। जुलेखा ने मेरी बच्ची पर बहुत जुल्म किए हैं। अपनी नफरत, जलन और हसद की वजह से उसने एक मिनट भी उसे सुकून से रहने नहीं दिया। हमेशा उस पर ताने कसे, मारा, पीटा, जुल्म किया, मगर मजाल है आज तक मेरी बेटी की जुबान पर एक गिला तक आया हो। गुलाब के साथ कांटे भी मिलते हैं, मगर दिलावेश वो गुलाब है जिसमें महज खुशबू ही खुशबू है, कांटे नहीं है। मैं चाहती हूँ पुत्र, तू उसे वो मान, सुख और मोहब्बत दे जो उसे इस घर में नहीं मिला। मैं चाहती हूँ वो ज़िंदगी से अपनी खुशियाँ समेट ले, उसके दामन में फूल ही फूल हों, और ये सब सिर्फ तू कर सकता है। वो बिना पलक झपके बीजान की बातें सुनता रहा। वो जब भी दिलावेश का जिक्र करती थी, उनके चेहरे पर दर्द और मुसरत साथ साथ दिखाई देता था। मगर जुलेखा चच्ची क्यों दिलावेश से इतनी नफरत करती हैं? आखिर उसने चच्ची का बिगाड़ा ही क्या है? मीर आहिल के सवाल पर वो एक लहजे के लिए सोच में पड़ी और आहिल उन्हें इस्तफसार भरी नज़रों से देखता रहा। हमने बचपन में ही जुलेखा और फैसल का रिश्ता तय कर दिया था, मगर फैसल ने जुलेखा से शादी पर इनकार कर दिया था। मीर आहिल को बीजान की बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। जुलेखा चच्ची फैसल चाचू की मंगेतर थी, इस बात का इल्म उसे आज हुआ था। फैसल हमेशा से राबिया को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और इन सब में मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, क्योंकि जो भी था जुलेखा अपने घर की बच्ची थी। मुझे फैसल को समझाना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती पुत्र, मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर हो गई थी। वो बेचारी मेरी वजह से एक नापसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। मुझे लगा वक्त उसे बदल देगा, खलील की मोहब्बत उसका दिल बदल देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ वो मज़ीद तल्ख होती चली गई। बाज़ औक़ात मोहब्बत और तवज्जो भी आपको बदल नहीं पाते। एक लहजे के लिए मीर आहिल का दिल बंद हुआ। उसके जहन के खाली पन्नों पर दिलावेश की मासूम सा चेहरा उभरा और उस चेहरे के साथ साथ और बहुत से सवालातों ने भी जन्म लिया। यही वजह है वो राबिया की बेटी को आज तक कबूल नहीं कर सकी, मगर खलील ने मेरा मान रखा। उसने जुलेखा को कबूल किया और फैसल और राबिया के इस दुनिया से चले जाने के बाद दिलावेश को बाप से भी बढ़कर मोहब्बत दी। हवेली की भागदौड़ संभाली। उसने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। और मीर आहिल का खून मुंजमद हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां साकित हुईं, मानो सर से पांव तक वो पत्थर का मुजस्समा बन गया। क्या चाचू आपके? उसके सवाल ने दरमियान में ही दम तोड़ दिया और इस लम्हे उसे अपने अंदर पलटे उन सारे सवालों का जवाब मिल गया जिसने मीर आहिल के वजूद को पिछले 10 सालों में दीमक की तरह चाट लिया था। उसने आराम से अपना सर दोबारा बीजान की गोद में रख दिया। आहिल को लगा किसी ने उसके अंदर की तमाम तर हिम्मत निचोड़ ली है और इसमें बीजान की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं बची थी। वो आंखें जिनमें मीर खलील की इतनी मोहब्बत और यकीन था, अगर वो उन्हें बता देता कि मीर खलील ने अपनी कुर्बानियों का एहसान उनके बेटे और बहू की मौत की सूरत में लिया है, तो वो जीते जी मर जाती। उसकी आंख से पानी बहकर बीजान के दामन में जज्ब हुआ, मगर बीजान किसी और ही धुन में थी। उन्होंने मीर आहिल की खामोशी सिसकियों की जानिब ध्यान नहीं दिया। दिलावेश की खांसी के शोर ने मीर आहिल को यादों के नींद से बेदार किया था। सूरज पूरी तरह गुरूब हो चुका था और बरमंगम पर रात उतर चुकी थी। वो फौरन कमरे में आया तो देखा दिलावेश उठकर बैठने की कोशिश कर रही है। उसने फौरन आगे बढ़कर उसके शानों से आहिस्तेगी से थामा था। तुम ठीक हो? कुछ चाहिए तो नहीं? उसने दिलावेश की पुश्त पर तकिया दुरुस्त करते हुए सवाल किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो तकिए पर आराम से टेक लगाते हुए मुस्कुराए तो जवाबन आहिल भी मुस्कुराया। क्या हुआ, परेशान दिखाई दे रहे हैं? उसने आहिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तशवीश भरी नजरों से उसे देखा।
न जाने वो कैसे हमेशा मीर आहिल की परेशानी उसका चेहरा देखकर ही भांप लेती थी। आहिल ने सर नफ़ी में हिलाया। कुछ नहीं, बस चाचू चले गए हैं इसलिए थोड़ा उदास हूँ, उसने सर झुकाते हुए कहा। वो दिलावेश की आंखों में आंखें डालकर दिलेरी से झूठ नहीं बोल सकता था। आप बहुत स्वीट हैं आहिल, वो मायने के इस अंदाज में मुस्कुराए तो आहिल के रुखसार सुर्ख हुए। उसने नज़र उठाकर ज़ूमाइनी अंदाज में दिलावेश को देखा। खैर से कहीं शुगर ना हो जाए तुम्हें। आहिल के शौकपन पर दिलावेश ने खुलकर कहका लगाया। आहिल उसे हंसता हुआ देखकर अपने सारे गम सेकंड्स में भूल गया। दिलावेश के कहकों की बाज़गश्त तो दुनिया की अफरा तफरी और शोर शराबे से बहुत दूर ले जाती थी। वो अफरा तफरी जिसमें मीर आहिल एक बार खुद को खो चुका था, वो शोर जिसने उसकी समातों को सुन कर दिया था। हर आने वाली रात के बाद एक नई सुबह आपकी मुंतज़िर होती है। जिस तरह उरूज पर जवाल आता है, इसी तरह जवाल के बाद एक उरूज आता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है, मगर इंसान को चाहिए कि वो इन बदलते हालात में सब्र का दामन नहीं छोड़े। इंसान का बदलना गलत नहीं है, बस इस तब्दीली की वजह सही या गलत हो सकती है। मीर आहिल ने बारी बारी उसकी आंखों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की थी। दिलावेश ने दोबारा अपनी आंखें नहीं खोली। वो बस मीर आहिल के लम्स को अपनी पलकों पर महसूस करती रही। उसका हाथ मीर आहिल के हाथ में था और इस लम्हे में उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। ज़िंदगी में तसलसल बहुत ज़रूरी है, वरना एक जगह ठहरे पानी की तरह इंसान भी काई जम जाती है। फिर इंसान का दिल भी काई ज़्यादा पानी की तरह आलूदा होने लगता है, और ऐसा इंसान कभी किसी दूसरे इंसान को मोहब्बत या तस्कीन नहीं दे सकता जिसका दिल आलूदगी से पाक ना हो। उसकी सोच हमेशा मुनफी ही रहेगी, वो कभी मुस्बत सोच ही नहीं सकता। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे में मौजूद तमाम खुलाओं को पुर कर दिया।